हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार यादव सर पीसीएमबी में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व में फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो है बायो सेवर्ट के नियम का एक अनुप्रयोग। और ये पहला अनुप्रयोग क्या है कि ऋजुरेखी या सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों, आप लोग इसमें एक मतलब क्या है, गणित पर आधारित एक सवाल है, तो आप लोगों को इसमें गणितीय सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों, क्या होता है कि जब हम लोग फार्मूला जब पढ़ते हैं, टीचर जब हमको समझाते हैं तब हमको समझ में आ जाता है, लेकिन क्या है उसका आकार बड़ा होने के कारण जब हम लोग एग्जाम हॉल में रहते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आज इस तरीके से पढ़ाऊंगा और इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप कैसे याद रखना है मैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं इस फार्मूले को। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डायग्राम से शुरुआत करेंगे। इस फार्मूले के लिए एक डायग्राम की आवश्यकता होगी। जैसे कि आपने देखा है हेडिंग में ऋजुरेखी या सीधे धारावाही चालक तार। तो ऋजुरेखी का मतलब है कि सरल रेखा, सरल रेखी एक चालक होगा, मतलब एकदम सीधा चालक तार होगा, उसके कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चित्र से। देखिए बच्चों, आपके सामने मैं बना रहा हूं एक सीधा और लंबा धारावाही चालक तार। ठीक है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, मान के चलिए इस चालक तार का नाम है एक्स वाई। ठीक है बच्चों, और इसमें एक्स से वाई की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए, और आप सभी को पता है कि अगर विद्युत धारा इस चालक तार में प्रवाहित हो चुकी है तो इसके आसपास जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु, इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम हम लोग लेते हैं P, और इसी बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। माना कि इसका मध्य बिंदु जो है वो है O। ठीक है बच्चों, इस O को हम लोग मिलाएंगे P से। मान लीजिए कि बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी है वो है D। ठीक है बच्चों, और इस चालक तार के मध्य बिंदु O से कुछ दूरी पर मान लेते हैं एक अल्पांश। बच्चों, अल्पांश क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अल्पांश जो है एक चालक तार का छोटा सा भाग होता है। मान लीजिए इस अल्पांश का जो नाम है वो है AB, और लंबाई तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अल्पांश की लंबाई को हम लोग DL से दर्शाते हैं। चलिए, ये अल्पांश है और इस अल्पांश से हम लोग अल्पांश के दोनों सिरों को P बिंदु से मिला देते हैं। तो ये बिंदु A को हम लोगों ने P बिंदु से मिला दिया, उसके बाद हम लोग बिंदु B को भी किससे मिला देते हैं, P बिंदु से मिला देते हैं। ये लीजिए। तो बच्चों, यहां पर बिंदु A से P की दूरी और बिंदु B से P की दूरी लगभग समान है, क्योंकि A और B आपको भले ही चित्र में दूर दूर दिखाई दे रहे होंगे लेकिन ये होते बहुत पास में, क्योंकि एक अल्पांश है, छोटा सा टुकड़ा है, इसका मतलब A और B बहुत पास पास में होते हैं। तो यहां से A से P तक की दूरी बोलिए या B से P तक की दूरी बोलिए, दोनों का मान समान होगा, जिससे मैंने R मान दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो अंदर कोण बन रहा है उसका मान हम लोग मान लेते हैं थीटा। आप लोग बाहर के कोण को भी थीटा मान सकते हो, उस कंडीशन में आपको अंदर वाले कोण को 180 माइनस थीटा बोलना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने अंदर वाले कोण को ही क्या मान लिए, थीटा मान लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो कोण बन रहा है, देखिए यहां पर जो कोण बन रहा है हम लोग उसको मान लेते हैं अल्फा। ठीक है बच्चों, और यहां जो छोटा सा कोण बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डी अल्फा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? यहां जो कोण बन रहा है वो है अल्फा, और ये जो छोटा सा कोण बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डी अल्फा। चलिए, इसके बाद डायग्राम अभी बेटा इसके बाद और है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जो आधा जो डायग्राम रहेगा मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों,
इसके बाद यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करना पड़ेगा हमको, बिंदु ए से जो रेखा बीपी है उस पर हम लोग लंब डालेंगे। लंब डालने का मतलब है हम लोग यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरफ भी 90 और इस तरफ भी 90 अंश का कोण। चलिए इसके बाद हम लोग चित्र के बारे में थोड़ा वर्णन कर देते हैं कि इस चित्र में है क्या क्या। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि देखो चित्रानुसार XY जो है एक अनिश्चित लंबाई का चालक तार है, ठीक है, जिसमें X से Y की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और जैसे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु की कल्पना करते हैं जो O बिंदु से D दूरी पर है, ठीक है, और इसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, और ये मान लेते हैं कि बिंदु O से कितने दूरी पर, X दूरी पर एक अल्पांश है जिसकी लंबाई जो है वो dl है। ठीक है, और इस अल्पांश की P बिंदु से दूरी जो है वो है स्मॉल r। तो चलिए बच्चों इसके आगे का फार्मूला देखते हैं हम लोग। तब हम लोग देखते हैं अल्पांश बायो-सेवर्ट के नियम से। बेटा बायो-सेवर्ट के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान से देखिए, हम लोग इस चालक तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि उसका फार्मूला हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ उसका फार्मूला है कि हम लोग अल्पांश के कारण ही P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, जो कि बायो-सेवर्ट के नियम से पता है हमको। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चलिए बच्चों मैं आपके सामने डायग्राम को रख देता हूं ताकि आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाए। तो अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है dB इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बायो-सेवर्ट के नियम में इसके बारे में बताया था, म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। चलिए इसको देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसके आगे की जो कहानी है, क्योंकि देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप फार्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग भूल जाते हैं। उसके लिए मैंने आपको शानदार तरीका एक बता रहा हूं, उसको याद रख लीजिए, फार्मूला आप लोगों को बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आपको एक छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसका नाम हम लोग लेते हैं यहाँ पे C। तो एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा होगा जो है ABC या ACB, इसमें साइन थीटा लगाएंगे हम लोग। और जो उसके जस्ट बाजू वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ACP, इसमें भी साइन लगाएंगे, मतलब इसमें साइन लगाना है, इसमें साइन लेना है। उसके बाद ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है OAP, इसमें कॉस लेना है। ये याद रखने का सिर्फ तरीका है, इसमें साइन लेना है, इसमें साइन लेना है और इसमें कॉस लेना है। तो चलिए बच्चों वही काम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसका नाम है ACB। तो यहां लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में बेटा यहां पर क्या लेने बताया था मैंने आप लोगों को, साइन। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा। तो साइन थीटा बराबर, आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और आप लोग ध्यान से देखिए, लंब किसको बोलते हैं हम लोग, थीटा के सामने वाले को लंब कहा जाता है। तो थीटा के सामने जो लंब है वो है AC, और 90 अंश के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो 90 अंश के सामने जो वो लंब जो कर्ण होगा वो क्या होगा, AB होगा। ठीक है बेटा, तो ये लंब बटे कर्ण हो गया। अब ध्यान से एक बार और, साइन थीटा इज इक्वल टू AC जैसा का वैसा बेटा, लेकिन AB का मान हमको पता है कि AB की जो लंबाई वो है DL है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, AC को रहने देते हैं और DL को पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा DL साइन थीटा, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
मैंने आपको इसके बाद बताया था कि इस त्रिभुज के बाद हम लोग इस उसके जस्ट साइड वाले त्रिभुज में भी हम लोग क्या लेंगे, साइन लेंगे। तो उस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ACP। तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACP में जहां पर भी साइन ही लेना है करके बताते हैं आपको, तो बोलेंगे साइन। लेकिन बेटा थीटा नहीं ले पाओगे क्योंकि इस त्रिभुज में थीटा नहीं बन रहा है, इस त्रिभुज में डी अल्फा बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे साइन डी अल्फा। पर यहाँ पर भी तो वही सूत्र होगा, लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में लंब कौन होगा, ध्यान से देखिए। तो लंब होगा डी अल्फा के सामने वाला, जिसका नाम होगा क्या, AC। और कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाला होता है, तो 90 अंश ये है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी क्या, AP। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। चलिए बच्चों, अब हमको AP का मान पता है, ध्यान से देखिए। AP का जो मान है वो है R, ठीक है बच्चों। और यहां पर एक बात और बोलना है कि चूंकि डी अल्फा जो है ना बेटा अति सूक्ष्म कोण है, समझ रहे हैं आप लोग। जो डी अल्फा है ना वो अति सूक्ष्म कोण है, मतलब ऐसी कंडीशन में जब ये डी अल्फा अत्यंत सूक्ष्म कोण होता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन डी अल्फा की जगह में केवल डी अल्फा का उपयोग करते हैं। बच्चों इस बात को याद रखें कि जब डी अल्फा अत्यंत सूक्ष्म कोण होता है तो साइन डी अल्फा की जगह में हम लोग केवल डी अल्फा का उपयोग करते हैं। तो ध्यान से देखिए, साइन डी अल्फा की जगह में हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे किसका, डी अल्फा का, बराबर AC जैसा का वैसा। और अभी आप लोगों ने देखा था AP का मान, तो AP का जो मान है वो है कितना, R। तो हम लोग यहाँ AP की जगह में क्या लिख देंगे, R। ठीक है बच्चों, इसके आगे का फार्मूला चलिए देखते हैं। तो अब आप लोग यहां से पक्षांतर करें, AC को यहीं रहने दें, और जो बटे वाला जो R है उसको आप लोग पक्षांतर करके कहां पहुंचा देंगे, गुणा में पहुंचा देंगे। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, RD अल्फा। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 3। अब थोड़ा ध्यान से देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को, इन दोनों को ध्यान से देखिए। तो इसके राइट हैंड साइड में AC, इसके भी राइट हैंड साइड में क्या है, AC। दोनों के राइट हैंड साइड कैसे, बराबर। और जब भी दो समीकरण में राइट हैंड साइड बराबर होते हैं तो हम लोग उनके लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लिखते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। बोलेंगे समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 में दोनों में राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर का मतलब इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर उस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर आ जाएगा DL sin थीटा बराबर इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, RD अल्फा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस मान को रखेंगे कहां पर, समीकरण नंबर 1 में। इसलिए बोलेंगे अपन लोग समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहां है, ध्यान से देखिए, ये है। तो यहां पर मान रखेंगे हम लोग क्या, dB बराबर μ0/4 पाई, इसको μ0 भी बोल सकते हैं आप लोग। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा I, तो I लिख दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, DL sin थीटा, तो हम लोग DL sin थीटा की जगह में क्या लिखेंगे, RD अल्फा। ठीक है बच्चों, RD अल्फा। और बटे में कौन है, R², तो हम लोग भी क्या कर देंगे यहाँ पे R² कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर में R की 1 घात से यहाँ की R की 1 घात कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा dB बराबर μ0/4 पाई ID अल्फा अपॉन में रहेगा R। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 4। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहां साइन लेना है, यहां साइन लेना है, उसके बाद इस त्रिभुज में आपको कॉस लेना है। ठीक है बच्चे, चलिए इस त्रिभुज में कॉस लेते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम है OAP, तो त्रिभुज OAP में कॉस लेना है। तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज OAP में क्या लेना है बच्चों, हम लोगों को कॉस। ठीक है, लेकिन इस त्रिभुज को ध्यान से देखना आप लोगों को कि इस त्रिभुज में थीटा नहीं बन रहा है, इस त्रिभुज में अल्फा बन रहा है। सही बात है ना, तो इस त्रिभुज में अल्फा बन रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे इसमें, कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा, तो कॉस बराबर क्या होता है बच्चों को पता होना चाहिए, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब आधार और कर्ण को कैसे पहचानेंगे आप, तो बेटा अल्फा के सामने वाला तो लंब है,
है ना। और 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण मतलब तो हो जाएगा अपना आर, और जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो जो डी है वो आधार है और जो आर है वो क्या है, कर्ण। आधार का मतलब ओपी बोल सकते हैं आप लोग, आधार के आगे आप लोग लिख दीजिए ओपी। उसके बाद देखिए कर्ण जो होगा वो होगा एपी, तो हम लोग कर्ण की जगह क्या लिखेंगे, एपी। अब ध्यान से देखना, ओपी का मतलब हो जाएगा डी और एपी का मतलब हो जाएगा आर। ठीक है, ओपी का मतलब हो जाएगा डी और एपी का मतलब क्या हो जाएगा, आर। तो यहां पर क्या देखा आप लोगों ने, कॉस अल्फा बराबर डी बटे आर। तो यहां हम लोग एक और काम करते हैं, जो ऊपर जो डी है अंश में मतलब गुणा में जो है उसको हम लोग लेकर आते हैं इधर पक्षांतर करके बटे में। तो यहाँ आ गया बटे में, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा रहेगा, 1 बचा रहेगा, और बटे में कौन रहेगा, आर। तो ये 1/r का मान कितना आ गया, कॉस अल्फा अपॉन डी। अब इसको हम लोग उठाकर रखेंगे समीकरण नंबर 4 में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 4 से। ठीक है, अब समीकरण 4 में हम लोग 1/r का मान रख देते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 4 क्या है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए समीकरण 4 db बराबर क्या दिख रहा है बच्चों, म्यू 0/4 पाई आई डी अल्फा अपॉन आर। तो चलिए एक काम करते हैं, आई हो गया, डी अल्फा हो गया, लेकिन एक बात बताइए, क्या यहाँ पर गुणा में कुछ नहीं तो क्या एक लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आई डी अल्फा मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा 1/r। तो बेटा 1/r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा अपॉन डी। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कॉस अल्फा और अपॉन में कौन रहेगा, डी रहेगा। चलिए बच्चों ये व्यंजक आ गया आप लोगों का, लेकिन बच्चों ये जो व्यंजक है ये केवल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जबकि हम लोगों को पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम में एक और सुधार करना पड़ेगा। सुधार का मतलब डायग्राम और थोड़ा आगे तक जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको बोला था कि डायग्राम अधूरा है, इसको पूरा करते हैं। चलिए तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, निचले सिरे से भी पी बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, और ऊपरी सिरे से भी हम लोग किसको मिला देंगे, पी बिंदु को मिला देंगे। ये लीजिए, अब डायग्राम होता है आपका कंप्लीट। ठीक है, तो ये दोनों सिरों से मिला दिए, तो मान के चलिए जो ऊपर से जो कोण बन रहा होगा, ध्यान देना, ये जो आपको कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला टोटल, ये जो कोण दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोल देंगे अल्फा 1, और जो नीचे वाली जो भुजा जो कोण बना रही है उसको हम लोग बोल देंगे क्या, अल्फा 2। ठीक है बच्चों, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है तो हम लोगों को अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन करना पड़ता है। तो समाकलन करेंगे, लेकिन समाकलन की लिमिट क्या होगी, अल्फा 2 से अल्फा 1। मतलब क्या होगी, ध्यान से देखिए, समाकलन की जो लिमिट होगी वो होगी अल्फा 2 से कहां तक, अल्फा 1 तक। लेकिन बच्चों इसमें करना क्या है कि इस रेखा के ऊपर के जो कोण को हमको पॉजिटिव लेना है, मतलब धनात्मक लेना है, और जो रेखा के नीचे जो कोण है उसका हम लोगों को नेगेटिव लेना है। मतलब हमारी समाकलन की जो लिमिट हो जाएगी वो क्या होगी, माइनस अल्फा 2 से प्लस का अल्फा 1। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। तो बोलेंगे संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण, संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों चूंकि ये संपूर्ण धारावाही चालक तार की बात कर रहा है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आप डी भी नहीं मान सकते, आप लोगों को क्या मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा। और
संपूर्ण चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अल्पांश वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन करना पड़ेगा। और लिमिट मैंने आपको बताया था अल्फा 2 से अल्फा 1, लेकिन नीचे वाले कोण को हमको माइनस में लेना पड़ेगा और ऊपर वाले कोण को प्लस में लेना पड़ेगा। चलिए बच्चों, इसके आगे देखिए, इसके आगे फार्मूला कैसा बनता है। b इज इक्वल टू, लिमिट वही रहेगी माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1, और db के जगह में क्या आएगा बेटा, म्यू जीरो, देखो db का मान यहां से रखिए, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई, इसमें पहले कॉस अल्फा को लिख देते हैं, बाद में डी अल्फा को लिखते हैं, और बटे में रह जाएगा कौन, स्मॉल डी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए आप लोग, b बराबर, बेटा यहां से जो जो नियतांक है वो उनको हम लोग बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो नियतांक मतलब जैसे कि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई को समाकलन चिन्ह के बाहर करो, साथ में आई अपॉन डी भी, इसको भी बाहर करो, और समाकलन के अंदर क्या रह जाएगा, माइनस अल्फा 2 से प्लस अल्फा 1, और केवल कॉस अल्फा बचा हुआ है यहाँ पर, और साथ में कौन बचा हुआ है, डी अल्फा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिए, समाकलन चिन्ह के साथ डी अल्फा आना बहुत आवश्यक है। अगर आप लोग इसको भूल जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो बच्चे, एक सूत्र है, आप लोग इसे याद रख लें। वैसे याद होगा बहुत सारे बच्चों को कि कॉस अल्फा का जो समाकलन होता है बेटा, वो होता है कितना, साइन अल्फा। कॉस अल्फा का समाकलन क्या होता है, साइन अल्फा। तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, और कॉस अल्फा का समाकलन मैंने अभी बताया आप लोगों को क्या होता है बेटा, साइन अल्फा, और इसकी लिमिट जो रहेगी वो रहेगी माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1। अब बच्चों ये जो है, इस समाकलन के बाद क्या होता है हमको पता है, एक बार हम लोग अपर लिमिट रखते, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट लगाते। ठीक है बेटा, तो पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो यहां पर क्या होगा, b बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, साइन अल्फा की जगह में आएगा अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब अल्फा 1, फिर बीच में लगाना है अपने को माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट आएगी, तो साइन और अल्फा की जगह में क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा 2। चलिए इसे भी हम लोग आगे हल करते हैं। देखिए इसके बाद b इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, और ये हो जाएगा साइन अल्फा 1 माइनस, बेटा यहां पर एक सूत्र काम करेगा, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस पहले से है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब हो जाएगा माइनस साइन अल्फा 2। ठीक है बच्चे, अब देखिए अगला स्टेप, b बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा 1, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और ये हो जाएगा साइन अल्फा 2। तो बच्चों यही है सीधे और लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है बच्चों, तो यही आपके पास अभिष्ट व्यंजक आ चुका है। बच्चों इसके बाद दो कंडीशन देखना है। अब इस तरह दो कंडीशन क्या होती है, तो इसके आगे की जो कंडीशन है, चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, वो इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, उसको अलग ना समझें, वो इसी सवाल का पार्ट है। तो बोलेंगे यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1। अब ये पहली स्थिति क्या है बच्चों, तो ये पहली स्थिति ये है कि जब चालक तार की लंबाई कैसी हो बच्चों, अनिश्चित हो। मतलब कितना लंबा होगा चालक तार वो हमें पता नहीं है, या उसकी लंबाई अनिश्चित है या असीमित है, अनिश्चित हो। और बिंदु P
मध्य बिंदु O के समीप हो। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अभी ध्यान देना आप लोग चित्र में, तब आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर इस चालक तार की लंबाई असीमित हो, मतलब उसकी जो लंबाई हो, वो लंबाई है वो आपको पता नहीं है, बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, और ये जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु के एकदम समीप होगा। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मैं आपको समझा दूं कि जब चालक तार बहुत ज्यादा लंबाई का होता है, ठीक है, और बिंदु P एकदम इधर मध्य बिंदु के समीप में होता है, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है वो लगभग 90 अंश के बराबर होता है। और नीचे से भी जब आप लोग कोण बनाएंगे तो वो भी लगभग कितने अंश के बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि अल्फा 1 का मान भी कितना, 90 अंश, या इसी को आप लोग π/2 बोल सकते हैं रेडियन में। और अल्फा 2 का मतलब भी क्या होगा बच्चों, वो भी होगा 90 अंश, या उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, π/2। इसलिए b बराबर, अब b बराबर कैसे, उसका व्यंजक कितना आया था अभी लास्ट में, तो चलिए देखते हैं। बेटा उसका जो व्यंजक आपके सामने दिखाई दे रहा है, μ0/4π I/d, और कोष्टक में sin α1, तो α1 की जगह में क्या आएगा, π/2 प्लस sin α2, तो α2 के जगह में भी कौन आएगा बेटा, π/2, π/2 मतलब 90 अंश, और sin 90 अंश का मान होता है कितना पता है आप लोगों को बच्चों, sin 90 का मान होता है कितना, 1, तो I/d, sin 90 का मान हो जाएगा 1, और फिर से sin 90 का मान हो जाएगा 1, 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो b बराबर क्या आएगा, μ0/4π, 1 और 1 2, तो हम लोग इसको बोल देते हैं 2I/d। चलिए ये व्यंजक आपके सामने तैयार है बच्चों, इसका मात्रक आप लोग लिख सकते हो क्या, टेस्ला, ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। बच्चों अगर आप लोग 2 से इस 4 को काटना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको काट भी सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 दूसरा, तो बोलेंगे जब चालक तार की लंबाई अनिश्चित हो, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असीमित हो, और बिंदु P किसी एक सिरे का मतलब या तो x के पास हो या तो y के क्या हो, समीप हो। बच्चों इस कंडीशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। तो जैसे ये बोल रहा है कि अगर चालक तार की लंबाई असीमित हो और जो बिंदु P है या तो y के पास हो या तो किसके पास हो, x के पास हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, चलिए बच्चों देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो इस चालक तार की लंबाई बहुत ज्यादा हो, असीमित हो, और जो बिंदु P हो वो इस x के तरफ हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऊपर से जो कोण बन रहा था बच्चों, हम लोगों ने उसको बोला था α1, जब ऊपर से जो कोण बनेगा वो बनेगा लगभग किसके बराबर, 90 अंश के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे α1 का जो मान होगा वो लगभग कितना होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। उसके बाद जो α2 जो बनेगा, देखो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है। पहले यहाँ पर जब भी हम लोगों ने देखा था कि नीचे से कोई कोण अगर बन रहा है, ये वाली रेखा के साथ α2 बना रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ गई है, और जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती तो उनका जो कोण बनता है वो बन जाता है कितना अंश का, 0 अंश का, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा, b बराबर μ0/4π I/d, और साथ में क्या होगा, sin α1, तो sin α1 की जगह में क्या आ जाएगा इस बार, π/2 प्लस sin α2 की जगह में क्या आ जाएगा, 0। चलिए बच्चों इसके आगे ध्यान से देखिए, b बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π I/d, sin 90 का मान होता है 1 और sin 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 और 0 होता है 1, तो b इज इक्वल टू μ0/4π I/d, और गुणा में 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है,
और इसका जो मात्रक होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, टेस्ला। तो बच्चों ये फार्मूला आपके सामने खत्म हो चुका है। एग्जाम में आपको कंडीशन पूछती है तो ही आपको कंडीशन बनाना है, अन्यथा आप लोगों को इसका व्यंजक आते तक जवाब देना है, अर्थात इस व्यंजक तक आपका फार्मूला खत्म हो जाता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को या इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपके सामने पेज रखते जाता हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें लगातार। तो बच्चों ये है पहला पेज, ठीक है। चलिए हाँ नहीं, ये है दूसरा पेज। उसके बाद देखिए समीकरण नंबर 4, उसके बाद ये हो जाएगा अपना तीसरा पेज, और उसके बाद है कंडीशन। कंडीशन का मतलब ये है कंडीशन, ठीक है बच्चों। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।